जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने इस वीडियो के पहले आप लोगों को बता रखा था कि जो हार्मोन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में जो हार्मोन था उसको मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधी हार्मोन्स मैंने आपको बढ़िया से बता दिया है, एक एक तोड़ करके हर टॉपिक। उसके बाद जो था जंतुओं में हार्मोन, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जंतु में जो हार्मोन होता है वो क्या होता है। जंतुओं में हार्मोन की हम बात करते हैं। यह एक ऐसा रसायन होता है, यह एक ऐसा रसायन है यह एक ऐसा रसायन है जो जंतुओं में वृद्धि, विकास व उनकी अनुक्रियाओं समन्वित करते हैं। उसे जंतुओं में हार्मोन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे इसके अंदर जो भी जितनी ग्रंथियां हैं, वे सारी ग्रंथियां क्या काम करती हैं? हार्मोन्स को छोड़ने का काम करती हैं। तो 20 ग्रंथि का नाम होता है, हम लोग समझते हैं कि वह ग्रंथियां कौन सी हैं, यानी वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। हमारी सेकंड जो टॉपिक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, चलो भाई हम लोग अच्छे से समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? यानी ऐसी ग्रंथि जो कि अपना पूरा जो उत्पाद है वे हमारे रक्त में स्रावित कर देती है, उस प्रकार की ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, ग्रंथि दो तरह की होती है, एक बाह्यतम ग्रंथि होती है, दूसरी होती है आपकी, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? जो बाहर बाहर छोड़ती है, उसको वायस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो अंदर अंदर छोड़ती है अपने पूरे रसों को, उत्पाद को ब्लड के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो आइए समझते हैं। ऐसी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो अपना उत्पाद अपना उत्पाद मानव के रक्त में स्रावित करती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो हम लोग एक ही करके समझने वाले हैं। कुछ कॉलम को हम लोग बना लेते हैं, कॉलम के माध्यम से मैं आप लोग को सारा चीज नोट करा देता हूँ। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कॉलम बनाइए आप, क्रम संख्या का, फिर हार्मोन्स, फिर ग्रंथि का नाम, उसके बाद इनका स्थान, आखिर में ये ग्रंथि कहाँ रहती है, कौन सा हार्मोन छोड़ती है, इनका कार्य क्या है। अंत में इनका कार्य मैं बताने जा रहा हूँ, चीजों को समझो। सबसे पहली टॉपिक हमारी बन रही है, वह है ऑटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को छोड़ती है। तो ये है थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि।
अब देखिए, जो थायराइड ग्रंथि है या ऑटो ग्रंथि है, इसी को दूसरे नाम से ऑटो ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स को छोड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को छोड़ती है। ये ग्रंथि जो है, इसका स्थान गर्दन के अंदर है, यानी गर्दन में है, तो गले में है। तो भाई ये कौन सी ग्रंथि जो है कौन से हार्मोन्स को छोड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन को छोड़ती है। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। इनका स्थान कहाँ है? गर्दन में है। इनका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का उपापचय करता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स कम वसा व प्रोटीन का उपापचय करती है। ये हो गया इनका कार्य। और पहली ग्रंथि आप देख लीजिए कि थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या कर रही है? छोड़ रही है। अब उसके साथ साथ इसका स्थान कहाँ? गर्दन में है। कार्य इनका है कि कार्बोहाइड्रेट व वसा तथा प्रोटीन का उपापचय करती है। बात सही है। तो दूसरे हम लोग ग्रंथि की बात करते हैं और हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दूसरा है, जिसको बोलेंगे हम लोग वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन की बात करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वृद्धि हार्मोन क्या होता है? यानी वृद्धि यानी विकास हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो कि क्या काम करता है? जो कि हमारे पूरे दिमाग का क्या करता है? विकास करता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। और वो कौन सी ग्रंथि है? वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी सभी ग्रंथियों का यह बाप है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखो, पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि है। और ये जो हार्मोन छोड़ती है वह हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि नामक हार्मोन को छोड़ती है। इसका स्थान यानी पीयूष जो ग्रंथि है या मास्टर ग्रंथि, ये मटर के दाने के समान ये ब्रेन में स्थित होती है, यानी मस्तिष्क में। तो इनका जो स्थान है वह हो जाएगा कहाँ? मस्तिष्क में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह क्या काम करती है, इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं कि यह क्या काम करती है। यह वृद्धि व विकास का नियंत्रण करती है। वृद्धि व विकास का नियंत्रण करती है। दूसरी बात यह है, यदि ये आपके पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि इस विकास का या वृद्धि का नियंत्रण न करे, तो कभी कभी मानसिक तनाव से आदमी पागल हो जाता है, पढ़ते पढ़ते या किसी चीज को सोचते सोचते। चीजों को समझिए। तीसरा जो हार्मोन है उसको हम समझते हैं अच्छे से। तीसरा है एड्रेनलिन हार्मोन। तो वो तीसरा कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है और यह कहाँ स्थित होता है? एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वह जो ब्रिक यानी जो किडनी होती है, जिसको गुर्दा कहते हैं, तो ब्रिक के ऊपर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क। तो ये होता है अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि में उपस्थित होता है। तो अधिवृक्क क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है। अब इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है वृक्क के ऊपर। वृक्क के ऊपर का मतलब किडनी के ऊपर। किडनी का मतलब वृक्क ही होता है, बट ये अधिवृक्क है। अधिवृक्क कहाँ उपस्थित होता है? अधि जो वृक्क है आपका,
अधि जो वृक्क है वो है आपके उस किडनी के ऊपर वाले हिस्से को अधि वृक्क कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो इसका काम होता है कि इन चीज को बढ़िया से, ये बीपी, हृदय की धड़कन आपातकाल में क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। ध्यान से समझो इसका क्या काम है, कार्य क्या है इसका। बीपी, दिल की धड़कन, ठीक है, कि आपातकाल में, ठीक है, यानी वृद्धि, यानी क्या बोलेंगे हम लोग, बीपी, ठीक है, दिल की धड़कन के आपातकाल में नियंत्रण का काम करती है कौन, ये होता है आपका ये अधिवृक्क हार्मोन, सॉरी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को छोड़ने का काम करती है। तो इनका जो कार्य होता है बीपी, कामा, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन का आपातकाल में, आपातकाल का मतलब समझ रहे हैं, सीरियस केस में, आपातकाल, इमरजेंसी में, आपातकाल में नियंत्रण करती है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चौथी हमारी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो चौथी ग्रंथि हमारी हो जाएगी, अब ग्रंथि की बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं। वो हार्मोन कौन सा छोड़ेगी, वो इंसुलिन हार्मोन छोड़ेगी। अब मैं इंसुलिन हार्मोन की बात करता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात को समझिएगा। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, देखिए अग्नाशय जो है, अग्नाशय ग्रंथि यदि इंसुलिन हार्मोन को यदि कम छोड़ती है तो समझ लो कि उस समय रक्त में जो है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण कि उस व्यक्ति को शुगर रोग होने लगता है। तो उस समय ग्लूकोज की मात्रा उसके रक्त में बढ़ने लगती है, तो डायबिटीज यानी जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ होता है, कौन सी ग्रंथि छोड़ती है, ये ग्रंथि छोड़ती है अग्नाशय ग्रंथि छोड़ती है। और अग्नाशय में कौन सा रस है, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस होता है, और पित्त में जो है पित्त रस होता है। और पित्त जो है, पित्त लवण का निर्माण करती है, और पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। इन चीजों को समझते रहिए। छोटे बच्चों में ब्लड कहाँ बनता है, यकृत में ही बनता है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत ही है, समझने का कोशिश करिए। तो अग्नाशय क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है, स्रावित करता है, स्राव करता है। यानी ये क्या काम करेगा भैया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। यह रक्त में ग्लूकोज व शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब हम आगे समझते हैं। दो और हमारे पास ग्रंथि हैं, दो और हमारे पास हार्मोन्स में पढ़ाऊंगा आपको। तो पांचवा कौन सा बनेगा, पांचवा हमारे सामने बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा हार्मोन, वह होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या दूसरा जो हम कह सकते हैं कि औरतों में या लड़कियों में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं। तो आइए समझते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर लेते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन छोड़ता है, वो छोड़ता है जो है कि वृषण। वृषण का मतलब होता है जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का। तो जो मानव होता है, मानव में जो आपका मेल होगा तो उसका जो अंडाशय, जो अंडा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वृषण, जिसको अंडकोश कहते हैं, वृषण को अंडकोश। तो अंडकोश में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और वहीं से ही बनता कौन कौन सा उत्तेजित होगा, कौन हार्मोन्स कौन सा निकलेगा, तो वो आपका होता है वृषण। वृषण से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। तो इन चीजों को समझिए। इसका भैया हम लोग सोचे तो वृषण, क्या है भैया, वृषण।
वृषण ग्रंथि, वृषण, भाई वृषण क्या काम करता है? वृषण हमेशा काम करता है कि वो आपका हमेशा प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करता है। अब इसको हम समझते हैं भैया, इसका स्थान कहाँ होता है? अग्नाशय का। अग्नाशय का स्थान कहाँ होता है भैया? मैंने इसको तो बताया ही नहीं। अग्नाशय का स्थान होता है उदर के नीचे, पेट के नीचे होता है। ये हो जाएगा पेट के नीचे, इसको समझ लो, पेट के नीचे या उदर के नीचे भी बोल सकते हैं। ये सारी इसकी प्रक्रिया कार्य हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वृषण कहाँ होता है। वृषण पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में। छठा जो हमारे पास है वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि औरतों लड़कियों में यानी स्त्री में पाया जाता है। वो है आपका जिसको बोलेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन को समझिए। एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन छोड़ता है? अंडाशय। जो ओवम होता है ना, ओवम क्या है? अंडाशय यानी ओवरी जो है। ओवरी हमेशा क्या काम करती है बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करने का काम करती है। तो इसका जो ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय क्या काम करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को छोड़ता है। तो औरतों यानी लड़कियों के अंदर कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। यदि ये स्रावित कर दी, यदि अपने पोजीशन में आ गई, तो भाई ये बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसी तरीके से वृषण जो है, वृषण यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित कर देता है, यदि वो आपका बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है, तो लड़के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस चीज को समझिएगा। तो भाई इनका भी स्थान कहाँ होता है? पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में। अब आगे की बात करते हैं कि भाई इनका जो कार्य, दोनों का कौन सा कार्य है भैया? यौनावस्था में जो इनकी परिपक्वता है, लैंगिक रूप से क्या करता है? बनाने का, मैच्योरिटी देने का काम करता है। यौनावस्था में, यौनावस्था में परिवर्तन का काम करता है। परिवर्तन, यौनावस्था में परिवर्तन लैंगिक रूप में। किस रूप में? लैंगिक रूप में। लैंगिक रूप में। तो ये आपके सामने जो है जंतुओं में हार्मोन था, वो हार्मोन सब मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। और इस टॉपिक को आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके इनमें से कोई ना कोई ग्रंथि, आपके हार्मोन्स भी आ सकते हैं और उनके कार्य भी आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।